एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज प्रशांत झा। बच्चों, आज हम इकोनॉमी का मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को हम क्या 1 घंटे में 2 घंटे में कंप्लीट करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस चैप्टर को हम 10 से 15 मिनट के अंदर में फिनिश कर देंगे। बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट में। डिटेल में लेकिन शॉर्ट में। तो चलो बिना किसी लेट के इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलो बच्चों, देखो मनी एंड क्रेडिट चैप्टर बाय प्रशांत भैया। अब देखो यहां पे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपसे पूछा जाए कि मनी होता क्या है तो आप क्या बताओगे? कि मनी एक मीडियम है। इस मीडियम के जरिए हम एक्सचेंज कर पाते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई सामान चाहिए, अगर हमें किताबें चाहिए, अगर हमें बॉटल चाहिए, अगर हमें फोन चाहिए, तो हम उस सामान को जब खरीदते हैं तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? हम पैसा देते हैं। मतलब कि उस सामान के बदले, उस बैग के बदले, उस बुक के बदले एक सर्टेन अमाउंट होता है। जिस सर्टेन अमाउंट को हम देते हैं तो उस सर्टेन अमाउंट के बदले में हमें वो प्रोडक्ट मिल जाता है। उससे पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो डोंट वरी, वो पूछेगा नहीं। अब देखो मनी समझ में आ गया कि ये एक एक्सचेंज ऑफ मीडियम है और ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर अ कमोडिटी और सर्विस। कि अगर आपके पास मनी है तो उसके जगह पे आपको कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज मिल सकती है। अब यहां पे देखो, यहां पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी की बात कर रहे हैं कि जब मॉडर्न फॉर्म मतलब आधुनिक अभी के टाइम पे जो मनी है, इससे पहले की सिचुएशन क्या थी। तो चलो एकदम ब्रीफली जो है हम हिस्ट्री लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मनी जो था वो क्या था? तो लोग चावल के बदले, धान के बदले, क्रॉप्स के बदले, फसल के बदले, चाहे अपने कैटल, जीव जंतु मतलब जो गाय भैंस चाहे बकरी, इनके बदले में वो ट्रांजैक्शन करते थे। ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जो है उसके अलावा आपको दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ सकती है तो आपको दूसरा चीज कैसे मिलेगा? जब अपना चीज कोई देंगे तो दूसरा वाला आपको अपना वाला सामान देगा। तो यही सेम चीज होता है। तो पहले कोई मनी जैसा सिस्टम था नहीं, तो लोग बार्टर सिस्टम, आदान प्रदान की क्रिया करते थे। उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स आया जिसमें हम गोल्ड कॉइन यूज करने लगे, सिल्वर कॉपर कॉइन यूज करने लगे। ठीक है, ये सब जब राजा महाराजा के टाइम पे खत्म हुआ तब हम पेपर मनी यूज करने लगे, पेपर नोट्स और कॉइन्स, खन जो कॉइन्स होते हैं वही कॉइन यूज करने लगे और पेपर मनी यूज करने लगे। ठीक है, और उसके बाद तो हम यार यूपीआई और फोन पे वाले जमाने में चलने लगे। तो ये था आपका एक ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं करेंसी। करेंसी मतलब वही मनी का एक फॉर्म। तो ये जो करेंसी है, ये करेंसी छापता कौन है? ये करेंसी पे हक किसका है? तो अब कोई बोलेगा कि सर सरकार, कोई बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर बोलोगे कि सर, मैं बोलूंगा दोनों, तो सरकार भी, रिजर्व बैंक भी ऑफ इंडिया। तो सर ये कैसे बात हो गया? तो देखो मनी जो है, जो हमारे देश में रुपया है या जो पैसा है, मतलब जो क्वाइंस हैं चाहे नोट है, इन पे हक किसका है? इसको ऑथराइज कौन करता है? इस पे मालिक, इसका ओनरशिप कौन है? किसके पास है? तो सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा काम रहता है। कितना काम गवर्नमेंट संभालेगा? इसीलिए गवर्नमेंट ने आरबीआई को यह काम दे दिया है कि अब से तुम मनी वाला सिस्टम जो है तुम संभालोगे। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो सरकार के बदले में पेपर करेंसी चाहे क्वाइन छापता है। बात आई समझ में? चलो भैया, समझ में आ गई। उसके बाद डिपॉजिट्स क्या होता है? तो डिपॉजिट उपोजिट समझने के लिए सिंपल सा समझो कि ये यहां पे एक बैंक है। बैंक 2 तरह का काम करता है। एक डिपॉजिट का काम करता है और एक लोन देने का काम करता है। मान लो तुम अगर कल को बहुत पैसे कमाओगे तो तुम्हारे पास सारे पैसे तो तुम खर्च नहीं कर दोगे। ठीक है, तो कुछ पैसों को तुम खर्च करोगे और बाकी पैसा तुम जाकर के बैंक में जमा कर दोगे, तो वो हो गया डिपॉजिट। ठीक है, तो उसके बदले में बैंक तुम्हें क्या देगा? ऐसे ही तो तुम जाओगे नहीं जमा करने, तो तुम बैंक के पास जाओगे, बैंक तुमको उसके बदले में इंटरेस्ट देगा। 100 रुपए जमा किए, ठीक है, तो अगर तुमने 100 रुपए 1 साल के लिए दिया तो बैंक इसके ऊपर तुम्हें बाद में 10 रुपए दे देगा। ठीक है, तो तुम्हें 1 साल के बाद 110 रुपए मिल गया। समझ में आ गया बात? ओके। लेकिन ये लोन क्या है? तो अगर जैसे तुम्हारे पास फालतू पैसा था, तुमने बैंक में सेव कर दिया ताकि 1 साल तक हमको उसके बाद इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो वैसे ही जो बिजनेस करते हैं, चाहे जिनको जरूरत होता है पैसे की, वो बैंक से लोन लेते हैं। लोन मतलब उधार लेते हैं, तो बैंक उनको लोन दे देता है। मतलब अगर तुमको 100 रुपए चाहिए तो बैंक तुमको 100 रुपए लेगा।
लेकिन इससे बैंक को क्या फायदा है तुम्हें पैसे देने में? तो अगर बैंक तुमको 100 रुपए दे रहा है ना, तो बैंक बोलेगा कि अगले साल हम तुमसे 100 रुपए नहीं, हम तुमसे 12 रुपए एक्स्ट्रा लेंगे। अगले साल तुमसे बैंक कितना लेगा? तुमसे बैंक लेगा 12 रुपए। मतलब अगले साल तुमने अभी 100 रुपए बैंक से लिए हैं, तुमको अगले साल 112 रुपए चुकाना होगा। तो बैंक को यहां से 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ और यहां से बैंक ने उस 12 में से 10 रुपए दे दिए, तो बैंक को कितना? 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, 2 रुपए का प्रॉफिट। तो वही 2 रुपया जो है वो बैंक को फायदा होता है। इधर बैंक 10 रुपए देता है इंटरेस्ट में, और वही डिपॉजिट अगर तुम 100 रुपए जाके जमा कर रहे हो तो वही 100 रुपए बैंक वापस लेकर के लोन, जो जिसको जरूरत होता है उसको लोन की तरह दे देता है। और जो दोनों के इंटरेस्ट का गैप होता है उसी से बैंक जो है अपना पैसा खर्चा चलाता है, और उसमें से जो कुछ पैसा बच जाता है वो सरकार को भेज देता है। ठीक है, तो ये मेथड था। इसमें आपको डिपॉजिट भी समझ में आ गया, लोन भी समझ में आ गया। लेकिन चलो यहां पे समझते हैं। डिपॉजिट मतलब जो आप बैंक में जाके जमा करते हो जिसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब यहां पे देखो क्या होता है। अब ये लोन एक्टिविटी क्या होता है? तो लोन मतलब वही जो उधार, अगर तुमको बिजनेस करना है, तुमको अपनी बेटी की शादी करनी है, तुमको अगर कोई बाइक खरीदना है, कार खरीदना है, तो उसके लिए तुम बैंक से लोन लोगे। तो बैंक क्या करेगा? तुम पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तुम जितना बैंक से लोन लोगे उससे ज्यादा तुमको चुकाना होगा। तो वही जो इंटरेस्ट है उसी को यहां पे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। लेकिन मान लो कि तुमने बैंक से लोन लिया, लेकिन अगर तुम बैंक के पास गए और बैंक वाला बोला लोन तो दे देंगे, तुम भी इंटरेस्ट दे दोगे, लेकिन अगर तुम लोन नहीं दे पाए तो क्या करेंगे? तो बैंक बोलेगी इसका कोई नौबत नहीं आएगा, तुमको लोन लेना है तो तुम अपना प्रॉपर्टी का पेपर दो। तो तुमको 100 रुपए का लोन लेना है तो तुम अपना घर का कागज बैंक को दे दो। कि अगर तुमने 100 रुपए, अगर तुमने लोन नहीं चुकाए तो बैंक क्या करेगा? बैंक के पास तुम्हारे घर का पेपर है, तुम्हारी जमीन का पेपर है, तो बैंक उस जमीन को बेच करके अपना पैसा जो है वो वापस ले लेगी। तो जो बैंक तुमको गिरवी रखने के लिए बोलेगा कि अगर तुम लोन नहीं चुका पाओगे तो हम कैसे अपना पैसा वापस लेंगे, तो वो जो बैंक तुमको अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स, चाहे घर के पेपर्स रखने के लिए बोलेगा, तो वो क्या है? वो है कोलैटरल, और उसी कोलैटरल की वजह से तुमको लोन मिल सकता है। ठीक है, ये था, बात समझ में आ गई। उसके बाद ये क्रेडिट सिचुएशन की बात हो रही है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है? क्रेडिट जो होता है, देखो क्रेडिट और लोन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो क्रेडिट का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जो लेंडर मतलब जो पैसा देने वाला होता है और जो लेने वाला होता है। लेंडर मतलब लेने वाला, मतलब लेंडर मतलब देने वाला, और बोरोवर मतलब लेने वाला। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है। लोन में और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? तो लोन में सिर्फ पैसे का ट्रांसफर होता है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट में पैसे भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लोन जो है सिर्फ मनी का ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्रेडिट जो है वो एक अग्रीमेंट है। किसके बीच में? देने वाले के और लेने वाले के बीच में। ठीक है, और ये प्रॉमिस होता है कि आप अभी हमको दे दो, फ्यूचर में हम तुमको दे देंगे। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो यही तो है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी तुमको बोलती है कि तुम 1 महीने के लिए तुमको 1 लाख रुपए तक तुमको जितना खर्चा करना है करो, 1 महीने के बाद तुम हमको वापस दे देना। ठीक है, ये तो वो लोन नहीं हुआ। लेकिन बैंक से अगर तुम लोन लेते हो तो बैंक के अगले महीने ही ले लेता है, नहीं, बैंक तुमको 1 साल 5 साल के लिए लोन देता है, उसके बाद तुमको चुकाना होता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस रहता है। इसमें 2 कंडीशन है क्रेडिट में कि स्वप्ना, जो इसमें सलीम का केस है और स्वप्ना का केस है, ये पढ़ लेना। इसमें एक सिचुएशन में दिखाया है कि कैसे क्रेडिट की वजह से एक को बेनिफिट होता है, और दूसरे कंडीशन में बताया है कि कैसे क्रेडिट की वजह से स्वप्ना को लॉस होता है। तो ये आप अपना पढ़ लेना, इसका पीडीएफ लेकर के, ठीक है, और देखना। अब यहां पे समझो कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। कोलैटरल के बारे में मैंने आपको बताया ही, ठीक है, और टर्म्स ऑफ क्रेडिट यही हुआ। ठीक है, बस बात समझ में आया, खत्म है भाई। उसके बाद अब थोड़ा सा समझो कि ये थोड़ा सा खेल है कि फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में। तो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है? मान लो कि एक छोटा सा किसान है, उस किसान को अपने खेत में खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए उसके पास तो पैसे हैं नहीं, तो उसको पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है? तो उसको बीज खरीदने होते हैं, उसको ट्रैक्टर खरीदना होता है, ठीक है, उसको खाद खरीदना होता है, उसके लिए उसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो उसको लोन चाहिए होता है। तो वो लोन 2 तरीके से ले सकता है, एक फॉर्मल के जरिए, एक इनफॉर्मल के जरिए। लोन चाहिए उसको, उधारी चाहिए उसको, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। चाहे तो वो अपने जिया से मांग ले, ताऊ से मांग ले, अपने भाई से मांग ले, चाचा से मांग ले, मतलब बीवी से मांग ले, अपने दोस्त से मांग ले। तो ये सब जो है, ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया इनफॉर्मल सेक्टर।
क्योंकि अगर अपने दोस्त से मांगेगा, अपने ताऊ से मांगेगा, अपने बीवी से मांगेगा, अपने दोस्त से मांगेगा, अपने भाई से मांगेगा, अपने चाचा से मांगेगा, तो क्या वो लिखवाएंगे उसके ऊपर? नहीं ना, वो तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त, हम तुमको दे देते हैं पैसा, है ना। तो उसमें तो कोई लिखवाएगा नहीं, प्रॉपर्टी का पेपर तो लेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर। और फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया कि वो सीधा बैंक के पास जाए और बैंक को बोले कि ये मेरा जमीन का कागज है, हमको लोन चाहिए और हम आपको चुका देंगे। यही हुआ ना बात। तो ये फॉर्मल सेक्टर हो गया। फॉर्मल सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन होता है, कागज पत्री वाला काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोलेक्ट्रल रखा जाता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में दोस्त, आपके सगे संबंधी आपको पैसा देते हैं, बहुत रेयर। तो जनरली लोग कहां से पैसे लेते हैं? लोग लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में सेठ जी से, साहूकार से पैसे लेते हैं। और सेठ जी साहूकार क्या करते हैं, जितना बैंक क्या करता है 2-3% इंटरेस्ट रेट लेता है, बैंक बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दे देता है। लेकिन दिक्कत यह है बैंक के पास कि बैंक जनरली हर गांव में होता नहीं है, और बैंक जो है वो बहुत कागज मांगता है, फलना मांगता है कि ये दे दो, हमको कागज दे दो, ये कागज दे दो, तुम इतना दिन के बाद आओ, तुम इसका जेरोक्स निकाल के लेके आओ। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और किसान जो है वो पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसीलिए बैंक में बहुत ज्यादा उसको चक्कर लगाना पड़ जाता है, इसीलिए वो बैंक से लोन लेता नहीं है। और बैंक हर जगह होता भी नहीं है, तो वो अपने गांव के साहूकार के पास जाता है, वो अपने गांव के सेठ जी के पास जाता है। और सेठ जी साहूकार जो है वो किसान का पूरा खून चूस लेते हैं। उसको पैसा तो दे देते हैं, लेकिन उस पैसे के बदले में उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन किसान को अपना खेती करना था, तो इसीलिए उसको उससे मतलब मजबूरी में लोन लेना होता है। और जब खेत जो है वो खराब हो जाता है, जब उसका फसल खराब हो जाता है किसी कारण से, तो फिर सेठ जी को बहुत पैसा चुकाना होता है। अगर किसान बैंक से लोन लिया रहता और बैंक से लोन वो नहीं चुका पाता, तो बैंक उसका खेत नहीं जब्त करता, खेत हथिया नहीं लेता। लेकिन अगर वो साहूकार और सेठ जी से लोन लिया है, तो अगर वो लोन नहीं चुकाएगा तो उसका अपना जमीन बेचना पड़ जाता है और उसको पैसा चुकाने के लिए। ये हो गया इनफॉर्मल, मतलब साहूकार, सेठ जी, रिलेटिव, मतलब चाचा ताऊ, इन सब से जो ले रहा है ये इनफॉर्मल हो गया, और बैंक से लेना फॉर्मल हो गया। यही दोनों चीज यहां पे लिखा हुआ है। बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, यही है बात। अब 2-3 कंडीशन है इसमें, बैंक, कोऑपरेटिव तरह की चीजें हो गई, ये सब जो है ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पे थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में समझ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो अपने ही लोगों का अपने से मदद करे। हम खुद की हेल्प खुद से करेंगे। मतलब कि 10-15 लोग मिल जाते हैं, बोलते हैं कि भैया हम लोग हर दिन जो है वो 100 रुपये, 1000 रुपये बचा लेते हैं। 10-15 लोग बोलते हैं कि देखो ऐसे हम ना एक दूसरे का मदद नहीं कर पाएंगे। कैसे? तो हम लोग जो है वो हर दिन 100, 150, 200 रुपए बचा लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 10-15 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिए, और लोग जितना आपस में बचा पाए, ठीक है, मान लो कि हर व्यक्ति 100 रुपए, 200 रुपए हर दिन, 10-15 लोगों के ग्रुप में हर व्यक्ति जो है वो उस ग्रुप में 100-100 रुपए दे रहा है सब। तो महीने के अंत में तो उसको मतलब अच्छा खासा 50,000 रुपया हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा सब ग्रुप का। तो उस ग्रुप में मान लो कि किसी को उस पैसे का जरूरत पड़ गया, उस पैसे का जरूरत पड़ गया, तो वो इंसान जो उस ग्रुप में ही है, ग्रुप के बाहर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो इंसान अगर उस ग्रुप में है, उसको पैसे का जरूरत पड़ गया, तो ग्रुप वाले अपना सेविंग जो है वो इस इंसान को देते हैं, उस व्यक्ति को पैसा देते हैं। और जब उस व्यक्ति को उस पैसा का काम पड़ जाता है, तो वो पैसा का यूज कर लेता है और उस पैसा को वापस दे देता है। लेकिन उस पैसा को जब वो देता है वापस, तो उसमें कुछ पैसा और ऐड करके देता है। तो उस ग्रुप को उस पैसा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उस एक्स्ट्रा पैसा को वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये प्रॉफिट भी हो जाता है। और इससे फायदा एक और चीज होता है कि जब मान लो कि लोन लेने जाना है किसी व्यक्ति को, तो लोन वाला जो बैंक है पूछता है, अगर तुम नहीं दे पाया तो तुम्हारा गारंटी कौन लेगा? तो आदमी को अपना आदमी का जरूरत पड़ता है कि हाँ यार आदमी को लेके जाएंगे तभी ना ट्रस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, नहीं तो नहीं लोन देगा। कि तुम अगर भाग गया यहां से तो क्या करेंगे, तुम्हारे पास जमीन भी नहीं है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ ये फायदा होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 15-20 लोग होते हैं। तो अगर उस 15-20 लोगों में से किसी एक इंसान को बैंक से लोन लेना पड़ा, तो वो उस ग्रुप के जरिए लोन लेता है। तो बैंक वाले आसानी से दे भी देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर ये इंसान अगर लोन नहीं देगा ना, तो हम इस 15-20 लोगों का जो ग्रुप है, इससे हम पैसा वसूलेंगे। तो बैंक वाले को भी अच्छा फायदा होता है और उस इंसान को भी फायदा होता है कि उसको भी लगता है कि हमको बैंक से आसानी से लोन मिल गया, और बैंक को भी लगता है कि हाँ ये तो कहीं भागने वाला है नहीं, क्योंकि इसके पीछे तो 15-20 लोगों का टीम है। ठीक है, तो ये फायदा होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना इस पीपीटी को देख करके। ठीक है, अब देखो इसका फायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे बोरोवर को फायदा होता है कि उसको लैक ऑफ कोलेट्रल, उसको कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। ठीक है, कोलेट्रल मैंने आपको बताया था। और लोगों को इससे फायदा होता है कि उसको टाइमली लोन मिल जाता है। ठीक है, एसएचजी जो है वो
गांव वाले इलाके में, रूरल वाले इलाके में ज्यादा मतलब काम करता है, ठीक है। और इस एसएचजी से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता है वो औरतों को होता है, औरतों को वो सेल्फ रिलायंट बनाता है, ठीक है, मतलब अपने पे खड़ा करता है, अपने पैरों पे खड़ा करता है। और द रेगुलर मीटिंग्स ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। और एसएचजी मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो 15-20 लोग हैं, वो लोग मतलब पैसा जमा करने के लिए मिलते होंगे रोज रोज दिन, तो रोज रोज दिन जब मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और सोशल इशू, जैसे औरतें, मान लो कि 10-15 औरतें मिलकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य के ऊपर में भी एक दूसरे औरतों से बात कर लेगी, न्यूट्रिशन के ऊपर में बात कर लेगी। अगर उस औरत के ऊपर में घर में अत्याचार हो रहा है, उसका पति उसको पीटता है, तो इसके बारे में सब भी बात कर लेगी। तो सोशल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में भी अवेयरनेस उस ग्रुप के जरिए में फैलेगी, क्योंकि उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो औरतें हैं कम से कम पैसे लेने देने की बहाने से तो मिलेंगी ना, वैसे क्यों मिलेगी? कहीं कभी देखे हो गांव में औरतों को मिलते हुए? नहीं, क्योंकि वो अपने अपने गांव में रहती है। इसी बहाने कम से कम वो मिलेंगी, बाहर जाएंगी और अवेयर होंगी, ठीक है। तो इस तरह से फायदा होता है। तो ये था आपका मनी एंड क्रेडिट का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा तो इस वीडियो को अच्छे से देखो और अपने दोस्त को भी भेज दो। और अगर तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चीज जानना है या कुछ ऐसा जानना है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो वो कमेंट में लिखो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो चलो इस सेशन को अभी खत्म करते हैं और मैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग मेरे भाई और मेरी बहनों।